हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी बच्चों? स्वस्थ हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? चलो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 का वीडियो नंबर 8। ये 8वां भाग कह सकते हो उसको। तो 13वां चैप्टर और उसका 8वां वीडियो या 8वां पार्ट से हम आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वाला जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनका आप रिविज़न करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलो तो फिर आगे पढ़ते हैं अपन। तो आज का हमारा टॉपिक है अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट करना, जो चीज़ अंदर है उसे बाहर लेकर आना, उसे लोगों के सामने व्यक्त करना, अपने विचार प्रस्तुत करना, ये होती है अभिव्यक्ति। या अपने अंदर की किसी चीज़ को दर्शाना या दृष्टिगत करना, उसको ये अभिव्यक्ति होती है। यूँ कह सकते हैं कि संकेत भी हैं ये। यहाँ पर ये अभिव्यक्ति शब्द है वो किसके लिए लिया गया है? संकेत के लिए लिया गया है कि किस प्रकार के संकेत। तो देखो, विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। विभिन्न साधनों द्वारा बहुत से मेथड, बैक्टीरिया से फैल सकते हैं, वो वायरस से फैल सकते हैं, वो हवा से जा सकते हैं, वो गंदे पानी से जा सकते हैं, वो संपर्क में आने से जा सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं जिनके द्वारा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर ये कहाँ जाते हैं? बॉडी में जब प्रवेश कर जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म जीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है। बिल्कुल सबको पता है कि हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है और सूक्ष्म जीव तो बहुत छोटी संख्या में होते हैं। उनका आकार बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उन्हें आंखों से देख भी नहीं सकते। तो सोचो, अंदाज़ा लगा सकते हो कितने छोटे होते हैं। इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, उत्तक आदि हैं जहाँ ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा उत्तक में जाते हैं अथवा वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं? ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो सूक्ष्म जीव बाहर से एंटर करते हैं वो एक अंग में जाएंगे, नहीं। वो एक उत्तक में भी नहीं, वो अलग अलग भागों में और उत्तकों में जाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर उसको पोटेंशियल अच्छी मिलती है, जहाँ पर उनके लिए आवास और गुणन करने के लिए कंडीशन ठीक उनको फेवरेबल लगती है, वहाँ पर जाकर वो उसको इफेक्ट करते हैं। और कोई बैक्टीरिया और कोई वायरस किसी विशेष अंग या उत्तक को ही क्या करता है? डैमेज करता है। वहीं जाकर रेप्लिकेशन करेगा, वहीं जाकर वो गुणन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। तो हमारा टॉपिक क्या था? अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट, है ना। किसी अंग में जाना तो अंग विशिष्ट बैक्टीरिया कहलाएंगे, वायरस कहलाएंगे, और किसी विशेष उत्तक में जाने वाला उत्तक विशिष्ट बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो यदि कोई बैक्टीरिया किसी विशेष अंग में या उत्तक में जाएगा तो वही अंग है, वही अपनी अभिव्यक्ति दर्शाएगा कि हाँ, मैं सामान्य नहीं हूँ। वही ऐसा कुछ फील करता है, महसूस करता है। जैसे कि यदि छोटी आंत में गड़बड़ है तो छोटी आंत वहाँ से पेन करती है, वहाँ से दर्द करती है। यदि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस सर को इन्फेक्टेड करते हैं तो फिर वहाँ से सर दर्द होता है। हाथ में तो फिर हाथ इन्फेक्टेड होता है। तो एक विशेष प्रकार के अंग और विशेष प्रकार के उत्तक ही अपनी विशिष्टि को क्या करते हैं? विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह बैक्टीरिया वायरस जा सकते हैं। किसी विशेष अंग और उत्तकों में जाकर निवास करते हैं। वही अंग है वो अपने प्रदर्शित करेगा कि हाँ, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया, वरना तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया किस अंग में है? तो उस अंग की क्रियाविधि क्या हो जाती है? उस अंग की या उस उत्तक की क्रियाविधि थोड़ी स्लो हो जाती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो हमें पता लग जाता है। तो अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति को हमने पढ़ा है। अब उसके आगे देखो क्या बातें हैं, उसको देखते हैं। सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीशीज हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। स्पीसीज शब्द का मतलब जाति है। स्पीसीज एक इंग्लिश टर्म है जिसका अर्थ है जाति। यानी सूक्ष्म जीव के विभिन्न जातियां शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। जहाँ से बैक्टीरिया, वायरस यानी सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं, वो कहाँ जाकर रहेंगे, कौन से स्थान या कौन से अंग या कौन से उत्तक को प्रभावित करेंगे, ये उनकी प्रवेश पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़े में जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया से होने वाला क्षय रोग में होता है। तो यदि नाक से प्रवेश करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फेफड़ों में जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो मार्ग है, ऐसा बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ में। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाला क्षय रोग में होता है। यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो ये आहार नाल में रहेंगे।
एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय से उनको इन्फेक्टेड करेंगे। जैसे कि टाइफाइड रोग है, टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, अथवा ये यकृत में जाएंगे जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक हैं। तो एक चीज़ देखो, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पीलिया के जो बैक्टीरिया हैं वो बॉडी के कौन से पार्ट्स में जाएंगे। पीलिया, ये लीवर, तो पीलिया किससे रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है। और टाइफाइड के बैक्टीरिया कहाँ से जाएंगे, हमारे आहार नाल में जाएंगे। और क्षय रोग के बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में जाएंगे नाक के द्वारा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। किसके फेफड़ों में किसके बैक्टीरिया जाते हैं, क्षय रोग। क्षय रोग के बैक्टीरिया कहाँ इंटर करते हैं, ये फेफड़ों में जाएंगे। और मुंह के द्वारा प्रवेश करते हैं टाइफाइड, जो हमारे आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में रहेंगे, यानी पाचन तंत्र में रहेंगे। और हेपेटाइटिस के बैक्टीरिया हमारे लीवर यानी यकृत में रहेंगे, जो वहाँ से इन्फेक्टेड करते हैं या इन्फेक्शन को फैलाते हैं। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। HIV वायरस जो लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका ग्रंथियों में फैलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, लसिका ग्रंथियाँ। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, फुल फॉर्म पहले भी बताई थी, एक बार फिर से मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। ये HIV की फुल फॉर्म है, आपको नोट करनी है। वैसे तो HIV में डिफिशिएंसी का कोई रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है क्योंकि होता है यही, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी इसको लिखा जा सकता है कई बार। तो HIV की फुल फॉर्म, जो एक यौन संचरित रोग है जो लैंगिक अंगों के संपर्क में आने से फैलता है, माइंड में रखना इसको। तो HIV वायरस जो लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, यानी महिला और पुरुष जब आपस में आलिंगन होते हैं जनन क्रिया के लिए, उस कंडीशन में HIV वायरस बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। कौन सी ग्रंथियों में रहते हैं, याद रखना, लसिका ग्लैंड, लसिका ग्रंथियों के अंदर रहेंगे। कौन सा वायरस, HIV। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, वे यकृत में जाते हैं, लीवर, याद रखना। तो लीवर में एंट्री होगी किसकी, ऐसे वायरस की जो हमारी बॉडी में मलेरिया को फैलाते हैं। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं में आते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब RBC, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, हमारे खून में होती हैं ये RBC, रक्त कणिकाएं को एक प्रकार है। हमारे रक्त में या हमारे खून में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, एक RBC, दूसरी WBC और तीसरा है प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, और वो पहले यकृत में जाएंगे और उसके बाद में RBC में जाएंगे। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाले वायरस भी, एक मस्तिष्क ज्वर का नाम दिया गया है। जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है या शरीर में पहुंचता है, लेकिन ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है। याद रखना, ये मस्तिष्क को क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। तो जापानी ज्वर उत्पन्न करने वाले वायरस हैं वो किसको इफेक्ट करते हैं या डिफेक्ट करते हैं या इन्फेक्टेड करते हैं, ब्रेन को, मस्तिष्क को। तो कुछ वायरस की आपको पोटेंशियल और उसकी पावर और उसके प्लेस को ध्यान में रखना है कि वो कौन से स्थान में जाकर किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो HIV वायरस लैंगिक अंगों के द्वारा जाएंगे और कहाँ रहता है, लसिका ग्रंथियों में। मलेरिया उत्पन्न करने वाले कहाँ रहते हैं, पहले यकृत में रहेंगे, बाद में RBC में रहेंगे। जापानी मस्तिष्क ज्वर की बात करें तो वो कहाँ रहता है, हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को क्या करता है, संक्रमित करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जिस उत्तक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण या चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यही तो सबसे पहले बताया गया था कि जिस उत्तक या अंग पर सूक्ष्म जीव अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, रोग के लक्षण या चिन्ह या संकेत या अभिव्यक्ति उसी पर निर्भर करती है। यानी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस शरीर में एंट्री लेने के बाद जिस अंग में रहेगा वहीं से सिम्टम्स निकल कर आते हैं, रोग के जो लक्षण है वो वहीं से प्रकट होते हैं। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो सूक्ष्मजीव उसी अंग को प्रभावित करेंगे, उसी अंग की जो मैकेनिज्म है उसको डिजोल्व कर देंगे या उसको नष्ट कर देंगे या उसको कम कर देंगे।
उस अंग या उत्तक की क्रियाविधि को क्या कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं। तो लक्षण और सिम्टम्स वहीं से निकल कर आएंगे। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब लक्षण खांसी तथा कम सांस आना होंगे। बहुत अच्छी बात है। अटैक यदि लंग्स यानी फेफड़े पर होगा तो बताइए तो कौन सी कंडीशन पैदा हो रही है फेफड़े पर। तो फेफड़े से तो क्या है, खांसी और कम सांस आना, ये फेफड़े के रोग हैं। यानी ये संकेत किसके हैं कि फेफड़े में कोई ना कोई डैमेज हुआ है। यदि यकृत पर आक्रमण होता है तो फिर पीलिया होता है। बहुत ज़्यादा केस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में लीवर यदि खराब होती है तो पीलिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पीलिया के जो वायरस हैं वो हमेशा लीवर को ही डैमेज करते हैं, यकृत को, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। याद रखना, ये चीज़ भी आप नोट कर लेना सभी बच्चे 9th वाले। यकृत, इसे लीवर कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अच्छे से नोट कर लेना बेटा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तब सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर अथवा बेहोशी आना। यदि कोई बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्टेड करते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को, तो सर दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं और बेहोशी भी हो सकती है। ये संकेत किसके हैं कि कोई बैक्टीरिया और वायरस आपके ब्रेन को अटैक कर रहे हैं, उसके ब्रेन की मैकेनिज्म या उसकी क्रियाविधि को क्षीण कर रहे हैं, उसे कमज़ोर बना रहे हैं। यदि हम ये जानते हों कि कौन से उत्तक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ और उसके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह एवं लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। यदि हम ये जानते हैं ना कि कौन से उत्तक और अंग पर आक्रमण हुआ है, तो ही तो फिर उसका डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि खांसी आ रही है, इसका मतलब फेफड़े खराब हैं, सिर दर्द है, इसका मतलब ब्रेन में कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो उसी के अपेक्स या उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रीटमेंट देता है। तो वो ट्रीटमेंट, टेबलेट या मेडिसिन जो हैं वो उसी अंग में जाकर अटैक करती हैं और उन बैक्टीरिया और वायरस की जो मैकेनिज्म है उसको कम कर देते हैं, जिससे कि उत्तक वापस अपनी जो कार्य क्षमता है उसको ठीक अवस्था में वापस ले आते हैं। तो संक्रमण के चिन्ह और लक्षण का अनुमान कब लगाया जा सकता है, जब हमें इनके लक्षण या इनकी अभिव्यक्ति का अच्छे से पता चल जाए। तो संक्रमण के चिन्ह और लक्षण का अनुमान कब होगा, जब हम ये पता चल जाए कि कौन से उत्तक और अंग पर आक्रमण हुआ है, यानी बैक्टीरिया और वायरस हैं वो किस पर अपना कार्य कर रहे हैं। आगे कुछ संक्रामक रोगों के उत्तक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। संक्रामक रोग, ये बात पहले भी आई थी कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोगों के उत्तक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई रोग फैल गया तो वही उत्तक है वो संकेत देगा, शरीर की अन्य क्रियाविधि भी कमज़ोर हो जाती है। पाचन क्षमता, यदि देखो, सपोज करके देखो, यदि छोटी आंत में गड़बड़ है तो शरीर के अन्य जो तंत्र हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे, यानी धीमी गति से काम करेंगे, उन पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि छोटी आंत भोजन के पाचन का कार्य करती है। भोजन का पाचन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी तो शरीर के अन्य तंत्र भी काम नहीं करेंगे। तो लक्षण है वो हर जगह से आ सकते हैं, अन्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस बात पर डिपेंड करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। तो मेन उद्देश्य क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, तो परिभाषा लिखो इसकी और समझो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। शरीर का ऐसा तंत्र जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है या शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड में होता है, हमारे खून में। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित उत्तक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। एक एक्टिव इम्यून सिस्टम, एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर सकता है? एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित उत्तक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए कुछ अनेक प्रकार की कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं की बनने के प्रक्रम को शोथ कहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये शोथ, इसे सूजन भी कहते हैं।
यदि शरीर का कोई अंग किसी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से डैमेज हो जाता है, वो अपना काम करना बंद कर देता है या फिर वो धीमी गति से काम करता है, तो उस कंडीशन के अंदर शरीर की सक्रिय प्रतिरक्षा है, वो नई कोशिकाएं बनाता है। इसी प्रक्रम को, नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया को शोथ कहा जाता है। माइंड में रखना है बात कि शोथ किसे कहते हैं। इसी कारण है ना, वो अंग है वो सूजन आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि नई सेल्स बन जाती हैं वहाँ पर। इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना अथवा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होते हैं। इसी के कारण है जो शोथ की प्रक्रिया हो रही है, नई कोशिकाएं बनती है, इसी के कारण उसके आसपास का जो भाग है वो फूल जाता है, वहाँ दर्द भी होता है और कुछ बुखार भी आ सकता है। जैसे कि कहीं फोड़े फुंसी हो गए तो उसके चारों ओर सूजन आ जाता है, तो वहाँ पर दर्द भी होता है और बुखार के भी सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि शोथ क्या है। तो जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर के किसी एक अंग को प्रभावित करता है, तो उस अंग में सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा ऐसी कोशिकाएं बनाई जाती हैं जो उस रोग से लड़ने की क्षमता रखती हैं। ये नई कोशिकाएं जो बनती हैं, इन नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया या प्रक्रम को हम शोथ कहते हैं। इससे आगे देखो क्या होता है, क्या पढ़ते हैं। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। कुछ ऐसे मैटर हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कोई ऊतक है वो सामान्य प्रभाव को भी लक्षण दर्शा देते हैं, उसके अपने जो सिम्टम्स हैं उसको दिखाते हैं, शो करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरणतः HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और उसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। एड्स जो रोग होता है वो HIV वायरस के फैलने से होता है। HIV वायरस जैसे ही लसिका तंत्र में जाएगा फिर RBC में जाता है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। उसके हिसाब से HIV वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है, सबसे पहले इम्यून सिस्टम के जाता है और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। तो कितना बड़ा नुकसानदायक है। एड्स भयंकर बीमारी और लाइलाज बीमारी इसीलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को खराब कर देती है। और प्रतिरक्षा तंत्र मैंने आपको बताया क्या है। प्रतिरक्षा तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, रोगों पर अटैक करता है। तो सोचो, जो चीज़ हमारे शरीर के अंदर है जो रोग से हमें बचाती है, यदि कोई वायरस उसी को नष्ट कर देगा या उसके काम को कम कर देगा तो फिर तो हम तो लाइलाज हो जाएंगे, कोई हमारा इलाज ही नहीं है, फिर तो हमें मरना पड़ेगा। यही तो होता है ना एड्स के अंदर, इसलिए एड्स लाइलाज है। इसलिए उसकी कोई बीमारी का मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका उपाय है। तो एड्स एक लाइलाज और दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी इसलिए है क्योंकि इसमें इसका इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किस पर अटैक करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को डैमेज कर देता है। ये खराब हो गया तो फिर हम जुकाम से भी नहीं लड़ सकते। चल देखो आगे, देखो इसमें क्या है। इस प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता। बहुत शानदार बात लिखी गई है ये। HIV वायरस हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देंगे। जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही काम नहीं करेगा तो भाई बाकी के तंत्र तो फिर तो चाहे बीमारी जुकाम भी हो जाएगी तो भी शरीर में लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, इसलिए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। फिर जब HIV वायरस हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र को खोखला कर देते हैं, उसे कमज़ोर कर देते हैं, उसकी कार्यक्षमता को क्षीण कर देते हैं। इसलिए जब कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी तो उससे कौन लड़ेगा। एक बीमारी और हो जाएगी तो फिर कौन उसका जिम्मेदार है। 2 बीमारी हो गई, 3 छोटी मोटी बीमारी हो गई, खांसी, सर्दी, जुकाम, तो वो फिर ठीक ही नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसको ठीक करने के लिए तो प्रतिरक्षा तंत्र चाहिए और वो तो हमारा पहले ही डेड हो चुका है। किसके कारण? HIV वायरस के कारण। इसलिए एड्स में लोग मरते हैं और इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इलाज हमेशा प्रतिरक्षा तंत्र से शुरू होकर वहीं ख़त्म होते हैं। जब प्रतिरक्षा तंत्र ही आपका काम का नहीं है तो फिर कोई टेबलेट काम नहीं करेगी। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इस प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका डायरिया, इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त यानी खून के दस्त लगना, प्रवाहिका को बेटा डायरिया कहते हैं। ये जो प्रवाहिका नाम है ये डायरिया का नाम है। रुधिर युक्त यानी खून के लेटरिन लग सकते हैं। अनंत ये अन्य संक्रमण ही HIV वायरस या HIV एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बनते हैं और इसी के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ब्लड का कुछ पार्ट्स है वो उसके मलमूत्र के साथ निकलता रहता है, शरीर बड़ा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर, तो फिर एड्स के रोगी क्या हो जाते हैं, मरने के लिए तैयार हो, मर भी जाते हैं लगभग। आगे देखो, हमें यह भी स्मरण रखना आवश्यक है
याद रखना आवश्यक है कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी भी रोग के सिम्टम्स और लक्षण जितने जल्दी दिखते हैं, इसका मतलब उससे सूक्ष्म जीवों की संख्या भी शरीर में बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी, यानी जितने कम वायरस और बैक्टीरिया हैं, लक्षण और सिम्टम्स उतने ही धीमी गति से प्रकट होंगे। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो कई बार तो जब संख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है तो अभिव्यक्ति भी इस प्रकार से हो जाती है कि आदमी मर भी सकता है, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ने से ही तो सारा प्रतिरक्षा तंत्र खराब होगा। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में उपस्थित जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को जानकारी करना, फिर उसके खिलाफ में कुछ कोशिकाएं बनाना, उस पर अटैक करना और शरीर को स्वस्थता प्रदान करना। इस विषय में हम इस अध्याय के अंत में भी पढ़ेंगे कुछ बातें, जैसा कि इसमें लिखा है। तो कोई भी रोग है वो किस प्रकार से उसके उत्तक हैं, अंग हैं, वो अपना लक्षण प्रकट करते हैं, इस चीज़ों की हमें जानकारी लेनी है। इस प्रकार से इस टॉपिक में, आज के इस टॉपिक में हम केवल इतना ही पढ़े हैं। इससे आगे कल पढ़ते हैं। आप इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से। चैप्टर नंबर 13 का ये वीडियो नंबर 8वां था। 8वां पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया है। कल पढ़ते हैं इससे आगे। तो आप लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। तो चैप्टर नंबर 13 और पार्ट नंबर 8 ये वीडियो बेटा आज की क्लास में ये अच्छे से पढ़ते रहिए। आप रिवीजन करते रहिए, नियमित रूप से अध्ययन करोगे तो अच्छा रहेगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, सब बढ़िया होगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।